हेलो बच्चों, UP 21 क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं इस समय। और आज हम जो जानकारी लेंगे वो विदेशी आक्रमण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाने का काम करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज पहले प्रश्न से। देखो, पहला प्रश्न पढ़ो बेटा, सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था। प्रश्न दोबारा सुनो, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन ए अपने पास अष्टक था, आम्बी था, पोरस था या शशिगुप्त था। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, जो सही आंसर होगा अपना, यानी इस समय जो तक्षशिला पे शासन कर रहा था, किसके समय में, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? आम्भी हुआ करता था। और आम्भी को भारत का, या कह सकते हैं देश का पहला देशद्रोही भी माना गया है, क्योंकि इसने पोरस के साथ जो है गद्दारी करी थी, अपने शासक के साथ गद्दारी करी, राजा के साथ, और सिकंदर का क्या दिया था? साथ दिया था। इसलिए आम्बी को भारत का पहला देशद्रोही शासक भी माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, प्रश्न अगला सबके सामने है। प्रश्न है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। यानी बात यह पूछना चाह रहा है कि प्रश्न कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर कौन सा शासक राज्य कर रहा था। ऑप्शन ए घनानंद शासन कर रहा था, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, बिंदुसार शासन कर रहा था या अजात शत्रु शासन कर रहा था। ध्यान रखो बेटा हमेशा कि इस समय में, यानी सिकंदर के समय में, मगध का जो शासक था वह था घनानंद। कौन था? घनानंद। यानी मगध पर किसका शासन हुआ करता था उस समय में? घनानंद का शासन हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, झेलम यानी बितस्ता, जिसको बितस्ता नदी भी कहा जाता था, झेलम बितस्ता का युद्ध किन के मध्य हुआ था, यानी किन किन शासकों के मध्य झेलम या बितस्ता का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न ये पूछना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन बढ़ते हैं एक एक करके। सिकंदर और घनानंद के मध्य हुआ था, सिकंदर और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, पोरस और घनानंद के मध्य हुआ था। देखो, बितस्ता की बात करें तो बितस्ता को हाइडेस्पिसीज का भी युद्ध कहा जाता है, इसको झेलम का भी युद्ध कहा जाता है, और बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अगर इसकी ही बात करें हम लोग बेटा, तो ध्यान रखोगे जो बितस्ता का युद्ध हुआ, हाइडेस्पिसीज का युद्ध हुआ, झेलम का युद्ध हुआ, वह हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में। किसके मध्य में? राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, सिकंदर और पोरस के मध्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। प्रश्न दोबारा सुनो, अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनिए बेटा, किसके विरुद्ध जो है भाग लिया था। ध्यान रखो बेटा, इनके लिए अगर बात करें तो इन्होंने सभी के विरुद्ध क्या करा था? भाग लिया था। यानी मुख्य तौर पर अगर बात करें तो इसमें यूनानी आते हैं। कौन आते हैं? यूनानी आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और ईरान के मध्य आपसी संपर्क से भारत में कौन सा प्रभाव पड़ा। प्रश्न दोबारा सुनो, भारत और ईरान के मध्य आपसी संपर्क से भारत में कौन सा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, ऑप्शन बी स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, ऑप्शन सी व्यापारिक संबंधों की स्थापना हुई, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो, अगर बात करें हम खरोष्ठी लिपि के आगमन की, तो ये ईरानियों के द्वारा ही आई, यानी कि कह सकते हैं दो लिपियों का मेल ही क्या बना था? एक खरोष्ठी लिपि बना था जिसमें ईरानी प्रभाव था। तो खरोष्ठी लिपि का आगमन सही बात है। स्थापत्य कला, ईरानी स्थापत्य कला देखने को मिली, ये भी सही बात है। व्यापारिक संबंध बने, ये भी सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्या हैं? उपयुक्त सभी सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, बोगज कोई अभिलेख
में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? देखो बोझ कोई अभिलेख की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मिलता है और इसमें कुछ वैदिक देवताओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। उन्हीं देवताओं के बारे में ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। चलो बात करते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है इंद्र अग्नि वरुण सोम। दूसरा ऑप्शन इंद्र वरुण नासत्य मित्र। तीसरा ऑप्शन इंद्र वरुण रुद्र सोम और चौथा इंद्र नासत्य सूर्य और पूषण। जल्दी से कमेंट करो फिर मैं सबको बताता हूं। देखो बेटा इसकी अगर हम बात करें तो सबने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी इंद्र का वर्णन मिलता है, वरुण का वर्णन मिलता है, नासत्य का वर्णन मिलता है और मित्र देवता का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? बोगज कोई अभिलेख में हमको प्राप्त होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन, दारा प्रथम के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि द्वारा प्रथम ने 516 बीसी में सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब व सिंधु के भूभागों पर अधिकार किया है। ये कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है? पूछना चाह रहा है ये। ऑप्शन ए बेहिस्तून के, पर्सिपोलियन के, नक्शे रुस्तम के, उपयुक्त सभी के। ठीक है दोबारा सुन लो बेटा किस किस के बारे में बात करी जा रही है। तो ध्यान रखेंगे ये जो वर्णन की बात करी जा रही है, 2 मिनट रुकना, ठीक है। हाँ दिख रहा है सभी को? चल तो अगर बात करते हैं कि किस किस के बात की बात करी जा रही है तो ध्यान रखेंगे इसमें जो बात करी जा रही है वह की जा रही है उपयुक्त सभी की, यानी सभी में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर बात करें पारसीपोलन अभिलेख जो है इसमें प्रमुख रखा हुआ है। चल अगला है सिकंदर के बारे में, प्रश्न दोबारा सुनो। सिकंदर के बारे में असत्य कथन है। प्रश्न एक है सिकंदर ने भारत में 2 नगरों की स्थापना की थी। एक नगर अपने घोड़े बुकाफेला के नाम पर बसाया था। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानाथ को अपने साथ ले गया था। सिकंदर ने अपने यूनानी देवताओं की स्मृति में ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों की स्थापना करी थी या स्थापित की थी, ठीक है। तो बात आती है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो डी जो है वो क्या है? असत्य है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? प्रश्न दोबारा सुनो। निम्न में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? ध्यान रखोगे जो पर्शियन भाषा है वह इंडो आर्यन भाषा से क्या रखती है? संपर्क रखती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक साहित्य में राजा और राज्य के युग्मों में कौन सा कथन सही है? काशी में अजातशत्रु शासन कर रहा था, कैकई में अश्वपति कर रहा था, विदेह में जनक कर रहे थे और गंधार में जन्मेजय कर रहे थे, ठीक है। प्रश्न दोबारा देख लो बेटा और जल्दी से एक बार बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सा शरण सत्य नहीं है यानी कि असत्य है, ठीक है। देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात आती है गांधार की, ठीक है। गांधार पर जो है इस समय जन्मेजय का शासन नहीं होता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सोने का सिक्का था? शतमान था, कृष्णपाल था, निषक था या पंचमार्क था, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसमें ऑप्शन हमारा सी का होगा, बिल्कुल सही होगा। सबसे प्रचलित अगर बात करें और प्राचीन सोने का सिक्का जिसको कहा जाता है वो कौन सा था? निषक हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? निषक हुआ करता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन था? यानी हिंद एवं जो शासक थे, हिंद यूनानी शासक थे, उनमें सबसे महान शासक कौन सा हुआ? ठीक है, पहला डेमेट्रियस हुआ, एंट्रियोकस हुआ, प्लूटार्क हुआ या मेनांडर हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखोगे हिंद एवं शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है, वह आता है ऑप्शन डी का यानी कि मेनांडर का। तो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ था इस समय? मेनांडर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? दोबारा सुन लो, मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? संस्कृत में है, पाली में है, हिंदी में है
ग्रीक में है। तो ध्यान रखो बेटा, ये जो है ये पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? मिलिंद पन्हो लिखी गई है पाली भाषा में। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, ठीक है। और आज के बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न है, यूनानियों के बाद भारत में मध्य एशिया से आने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन सी थी? दोबारा सुन लो, यूनानियों के बाद भारत में मध्य एशिया से आने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन सी थी? पहला ऑप्शन हूण थी, शक थे, कुषाण थे, या इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यूनानियों के बाद मध्य एशिया से जो आए थे वो आए थे हूण। कौन आए थे? हूण। तो हूण जो है वो मध्य एशिया से आने वाली दूसरी जाति थी यूनानियों के बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।